हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूजीसी की एक नई गाइडलाइन आ गई कि अब नेट जरूरी नहीं है। अगर आप पीएचडी हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। यूजीसी हमेशा कुछ न कुछ रायता फैलाता रहता है और हम जैसे लोगों को आके यहाँ पे समेटना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर अब नेट की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का बेवकूफ़ बनाने का धंधा लगा रखा है यूजीसी ने। हर बार कुछ न कुछ चलता रहता है। इनके पास कुछ है तो है नहीं रिसर्च कराने के लिए, बस कुछ न कुछ गाइडलाइन डालते रहते हैं। हो सकता है इनके मामा भुआ में कोई ऐसा हो जिसने पीएचडी कर रखी हो और उसके पास जॉब नहीं मिल रहा हो, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार चलो नेट को हटा देते हैं ताकि मेरे रिश्तेदार की नौकरी लग जाए। ऐसा ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी टाइम टू टाइम कुछ न कुछ फालतू काम करती रहती है, जिसमें से एक काम इन्होंने किया था कि सीएसआईआर नेट के अंदर जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आएगा। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी उसमें नेट जेआरएफ होगा, सेकंड कैटेगरी में सिर्फ नेट होगा और थर्ड कैटेगरी जो होगी वो सिर्फ पीएचडी ओनली होगा। उस पूरी गाइडलाइन की ऐसी की तैसी कर रखी है यूजीसी ने। हर यूनिवर्सिटी अपने तरफ से अलग से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाल रही है, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करा रही है। तो भैया आपने वो करा क्यों? कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि रिसर्च के नाम पे हायर एजुकेशन पे बट्टा बैठा रखा है यूजीसी ने। टीचर है नहीं पढ़ाने वाले कॉलेजेस के अंदर। रिसर्च की बात करी जाए तो आईआईटी और एनआईटी में अभी रिसर्च बचा हुआ है, जहां पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीका है। बाकी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिर्फ रिश्तेदारी वाले जो होते हैं उन्हीं को पीएचडी में लिया जाता है। बहुत कम ऐसे जेन्युइन केस होते हैं जिसके बच्चा मतलब अच्छा क्वालिफाइड है, नॉलेज रखता है और उसको पीएचडी के अंदर लिया जाता है। बाकी सुपरवाइजर सिर्फ वहां पे देखता है कि मेरा क्या फायदा हो रहा है और उसको पीएचडी के अंदर रजिस्टर करता है। ये वास्तविकता है आजकल के हायर एजुकेशन सिस्टम की। तो यूजीसी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो फालतू काम आपने चालू कर रखा है इसको थोड़ा कम करें और एक बार चेक कर ले कि यूनिवर्सिटी में जो गाइडलाइंस आपने लगा रखी है वो फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है। आपके पास पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं। मैं आपको एक छोटा सा रियलिटी बताना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर बीएससी बीएड कॉलेज खोले गए लगभग 150 से 200, जहां पे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पे आपने बीएससी बीएड की डिग्री 4 साल से बच्चा कर रहा है, वहां पढ़ाने वाले टीचर नहीं। स्कूल बोलता है भैया आपकी अटेंडेंस लगा देंगे, आप एग्जाम देने आ जाना। ये सत्यता है आजकल के हायर एजुकेशन सिस्टम की और आप गाइडलाइन लेके आ रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात कर ली जाए, आप वैकेंसी निकालते हो 10 15 20 25 सब्जेक्ट वाइज। टीचर्स नहीं है पढ़ाने वाले कॉलेजेस के अंदर। आए दिन कुछ न कुछ, जैसे इलेक्शन आता है बहना योजना के साथ एक योजना और आती है कि हम नए नए कॉलेजेस खोलेंगे सरकारी, पर यह कभी नहीं बोला जाता कि वहां पे टीचर्स भी हैं या टीचर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। यह कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन फील्ड में नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, भैया बकवास है ये, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ उन रिश्तेदारों के लिए गाइडलाइन लाई गई है जो रिश्तेदार किसी वजह से नेट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ पीएचडी करके बैठे हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। तो उनके लिए बोला गया कि भैया आप अगर पीएचडी हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। पर जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं क्लियर बता दूं कि अगर आप पीएचडी करने भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लियर है तो आपको सीधा पीएचडी में लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाई चांस आप नेट क्लियर नहीं भी हैं तो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं नेट का सिलेबस ही आता है जो कि पूछा जाता है। तो भैया दूसरी बात भी यह है कि आपको अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाती है। अगर आप थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हो सकता है कि इनको अकल आए और ये उसको स्ट्रिक्ट करें यूनिवर्सिटी को कि भैया थर्ड कैटेगरी में जो नेट क्वालिफाई है उनको एलिजिबल किया जाए डायरेक्ट पीएचडी इंटरव्यू के लिए। तो जो ये कहीं ना कहीं गाइडलाइन के नाम से लोग, बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है। भैया नेट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप नेट क्लियर हो तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसा कतई नहीं बोला गया है कि अब नेट की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, अगर आप नेट क्वालिफाई हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको आता कुछ नहीं है और अगर आप नेट क्लियर नहीं है और आपने पीएचडी कर रखी है तो भैया ठीक है, चलेगा, आपको भी ले लेंगे हम, है ना, आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। पर फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद है। यूजीसी की गाइडलाइन इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी है, हर बार कुछ न कुछ और पहला जो आएगा गाइडलाइन उसका दूसरा गाइडलाइन जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने की आवश्यकता है। ये स्टूडेंट्स जितने भी मुझे यहां सुन रहे हैं, आप मेरी इस बात से कितना सहमत है कि जो भी गाइडलाइंस आ रही है क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है?
और भैया आप ये जो भी गाइडलाइन लेके आ रहे हैं खास करके कि भाई पीएचडी वालों को एलिजिबल कर दिया, नेट कंपलसरी नहीं है, तो भैया फिर आप पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है भाई थर्ड कैटेगरी वालों को फिर लो उसके अंदर, उसकी गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करो, उसकी गाइडलाइन तो प्रॉपर फॉलो हो नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उसको लेके परेशान ना हो, ये आपके लिए कहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, और अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं या नेट जेआरएफ करते हैं तो आपको पीएचडी के लिए भी जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता रहेगा। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों के लिए कि भैया किसी वजह से वो नेट क्लियर नहीं कर पाए और वो सिर्फ पीएचडी हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सिर्फ ये बात है, ये कई मिसकम्युनिकेशन इसके बारे में नहीं है। और कुछ एक दो चीजें हैं जो कि बोला गया है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताना चाहता हूं। ये हेडलाइन कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड करती रहती है। अब नेट के बिना कॉलेज में बन सकेंगे सहायक प्रोफेसर। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, सुनिए इसको, पढ़िए। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए यूजीसी की गाइडलाइन जारी की है। माना जा रहा है कि यूजीसी आगामी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइन लागू कर सकती है। अभी लागू यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट में उसने एमएससी किया है या मास्टर्स किया है। अब पीएचडी के लिए अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे, मतलब यह बोला गया कि वो भी कर सकेंगे, है ना। पहले सिर्फ नेट वाले एलिजिबल थे, अब पीएचडी वालों को भी एलिजिबल करा गया है। एक और यहां पे बोला है कि जो वाइस चांसलर पद होता है ना, कहीं ना कहीं ये फालतू की बातें हैं। मैं आप बताना चाहता हूं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वाइस चांसलर का जो पोस्ट होता है ये एक राजनीतिक पोस्ट होता है, पॉलिटिकल पोस्ट होता है। ये उन प्रोफेसर्स को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, है ना। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ और बहुत सारी न्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ कि भाई वो वाइस चांसलर बन रहा है या कौन वाइस चांसलर बनने वाला है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल यहाँ पे अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। बाने कोई ऐसा देखा नहीं जाता कि कोई प्रोफेसर ऐसा जिसने रिसर्च में बहुत भयंकर काम कर रखा है और नाम है उसका, वो जिंदगी में कभी भी वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो बेचारा रिसर्च में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका कहीं पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो जिंदगी में कभी वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। वाइस चांसलर का पद उन लोगों के लिए है जो राजनीति चमकाते हैं या राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक सत्य है ना। बहुत सारे केसेस में, सभी के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि सभी वाइस चांसलर के लिए मैं कोई गलत शब्द का उपयोग कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ अच्छे भी लोग हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पोस्ट होती है जो कि वो प्रोफेसर को दी जाती है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस विचारधारा को मानते हैं या उस विचारधारा का पालना करते हैं जिसकी सरकार या तो केंद्र में है या फिर राज्य में है, या फिर हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं वो किस पार्टी से आते हैं, वो कहीं ना कहीं तय करते हैं कि वाइस चांसलर किसे बनाया जाएगा। तो ये फालतू की गाइडलाइन है कि वाइस चांसलर के लिए शिक्षण की अनुभव की जरूरत को खत्म कर दिया गया, मतलब टीचिंग अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप वाइस चांसलर बन जाओगे। तो यार ठीक है, अब क्या बोल सकता हूं मैं इसके बारे में, ज्यादा बोलूंगा तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि हम उतनी बात करें जितनी जरूरत है। यूजीसी नेट पीएचडी के लिए बिना भी विश्वविद्यालय में बन सकेंगे शिक्षक। थोड़ा सा और पढ़ के सुना देता हूं क्या बोल रहा है। देश के विश्वविद्यालयों में अब 3 तरह के शिक्षक सेवाएं देंगे। इसमें 2 तरह के नियमित और 1 तरह के अस्थायी शिक्षक होंगे। 2 तो हमारे पास रेगुलर होंगे, 1 टेम्पररी होगा। अस्थायी शिक्षक का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। नियमित शिक्षकों में यूजीसी नेट परीक्षा करने वालों के साथ ही विशेषज्ञ स्नातक भी शामिल होंगे। मतलब यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को भी शामिल किया गया था, जिनके लिए नेट का कोई जरूरी नहीं कि वो नेट क्लियर है या नहीं है। अगर उनको अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अपने फील्ड में तो वो भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसके लिए यूजीसी नेट या पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो कि अगले शैक्षणिक जो सत्र है, जो वर्ष है, उससे ये स्टार्ट किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेश प्रधान है, उन्होंने कुछ और बताया कि ये जो नियम है ये 2025 अधिनियम, यूजीसी अधिनियम के हिसाब से जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में पढ़ाने के नियमों में बदलाव के आधार पर इन नियमों को तैयार किया गया है, क्योंकि जो एनईपी उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो कि बच्चा जैसे मैथ्स पढ़ रहा है तो वो म्यूजिक पढ़ सकता है, वो आगे कुछ ना कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी पढ़ सकता है। तो एनईपी में छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा समानता उपलब्ध प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत अगले 20 से 40 सालों में रोजगार की बदलती मांगों के अनुसार यहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाएगा, है ना।
एक साथ 2 डिग्री की पढ़ाई, एक ये भी इन्होंने यहां पे करा है कि एक साथ 2 डिग्री भी की जा सकती है। छात्रों को स्नातक में एक साथ 2 डिग्री की पढ़ाई करने की अनुमति होगी। कौशल आधारित कोर्स जुड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क इंटर्नशिप पर फोकस होगा। छात्र एक विषय की पढ़ाई के साथ किसी भी अन्य विषय में इंटर्नशिप कर सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाला छात्र इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल को भी चुन सकता है। इसमें मरीजों को देखभाल और प्रबंधन का विषय भी शामिल होगा। तो ये भी यहाँ पे एक से ज्यादा 2 कोर्स वो डिग्री कर सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो बातें करी गई है, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आज मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो रहे थे कि सर अब नेट कंपलसरी नहीं है। तो यार आप समझने की कोशिश करिए कि जो लोग ने पीएचडी कर रखी है और नेट क्वालिफाई नहीं है, भैया उनके लिए अब नेट जरूरी नहीं है। पर अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। एंड अगर आप बाई चांस यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वैसे नॉर्मली 3rd कैटेगरी वालों को एलिजिबल माना जाना चाहिए था, खास करके पीएचडी के लिए। पर यूजीसी पता नहीं अपनी गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता नहीं है, नहीं इससे एफिलिएटेड कॉलेज इसको मानते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और हर यूनिवर्सिटी अपना यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी के लिए करा रही है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण अभी भी बना हुआ है। पर हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट 3rd कैटेगरी से नेट क्वालिफाई करता है तो आप यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से यहाँ पे मतलब आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम जरूरी नहीं है, आप सीधा पीएचडी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। इस गाइडलाइन को अगर ढंग से समझा जाए तो यहाँ पे ये कि जो लोगों ने पीएचडी कर रखी है उनको अब नेट से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। वो अब नेट क्लियर नहीं भी है तो भी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एलिजिबल मान लिया जाएगा। पर आपको बता दूं कि उसके बाद भी लाइक जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, जहां पे भी अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है, वहां पे फिर लाइक जैसे ही आप भरते हैं फॉर्म उसके बाद फिर एग्जाम होता है और एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट वापस नेट का सिलेबस ही होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। इसको लेके 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल करने के लिए यहाँ पे किया गया है। अगर मेरे इस वीडियो से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहूंगा। मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं है कि पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल करना गलत है या सही है, ये यूजीसी की गाइडलाइन है, वो कर सकते हैं। पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो भी गाइडलाइन यूजीसी यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करे ताकि सबको बराबर तरीके का अवसर यहाँ पे मिले। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी में रिसर्च वर्क बहुत अच्छा कर रहा है और किसी वजह से वो नेट नहीं कर पा रहा है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि रिसर्च भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। पर साथ में जो स्टूडेंट, जो युवा कहीं ना कहीं नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी एक बराबर अवसर यहाँ पे दिया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ उद्देश्य यहाँ पे यह है। बाकी यार हायर एजुकेशन के अंदर बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार का बिल्कुल भी अभी यहाँ पे ध्यान नहीं है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं बहना योजना आ रही है। तो मैं चाहूंगा सरकार से एक अनुरोध करना कि हमारे जो युवा हैं, चाहे वो लाइक लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो कि अभी रोजगार के लिए कहने की तलाश कर रहे हैं, अपना एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी योजना बनाई जाए। हाँ, हो सकता है कि ये बच्चे ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके ध्यान दे रहे हैं, आपको वोट नहीं डाल पा रहे हैं, पर आपको उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है इन युवाओं का आपको वोट थोड़ा कम मिल रहा हो, कहने के ये जो युवा है यही देश को आगे लेके जाने वाला है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूजीसी से खास करके, कि रायता बार बार ना फैलाया जाए। एक बार आपने फैला दिया, उसको कहने के समेटने का मौका दिया जाए। आप हर 15 दिन 20 दिन में एक नई गाइडलाइन लेके आ जाते हैं, ये कहने कहीं एक सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाह रहा था। बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट जून 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 19 जनवरी 2025 को होने वाला है। सुबह 9 से शाम को 6 बजे रहेगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं उनको हमारी तरफ से स्कॉलरशिप रहेगी। अगर आप यहाँ पे सीएसआईआर नेट का तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, दिसंबर 2024 के लिए 2499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर फुल कोर्स, क्रैश कोर्स सब कुछ मिलेगा। जून 2025 के लिए आपको 899, अगर आप आईटीजीएम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 2499 में आपको आईटीजीएम का कोर्स मिल जाएगा, जो कि फरवरी में एग्जाम होने वाला है। एंड जेम 2026 का 899। बाकी अगर आप यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स हैं, ये आप लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे भी अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड है, उस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीएसआईआर नेट की तैयारी नेक्स्ट 45 डेज में कैसे की जा सकती है, इसका डिटेल वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।